भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर सदिश विश्लेषण ये आपको शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पहले चैप्टर में हमने बताया था कि अदिश राशियां और सदिश राशियां फिर से बता देते हैं। तो परिभाषा होती है वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे समय है, समय में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दूरी में कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज और आपको विशेष बात बता दें कि अदिश राशियों को साधारण बीजगणितीय द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग सब किया जा सकता है। तो इसके अलावा सदिश की बात बता दें कि सदिश की परिभाषा होती है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन है, तो विस्थापन आपसे बताया गया तो एक दिशा की आवश्यकता रहेगी। विस्थापन बता विस्थापन एक प्रकार का सामान्य भाषा में दूरी तो है, लेकिन दूरी के साथ साथ दिशा की बात करने लगेगा तो वह विस्थापन हो जाता है। वेग है, वेग में भी दिशा की आवश्यकता होती है। त्वरण है, दिशा की आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा एक चीज और, एक व्यवस्थित नोट कह सकते हैं, महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आती है कि सदिश राशियों को भी साधारण बीजगणितीय नियमों के द्वारा ही ये भी कह सकते हैं, नियमों के साथ साथ सदिश बीजगणितीय नियमों, हम लोग कह सकते हैं साधारण बीजगणितीय के स्थान पर सदिश बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जा सकता है। अब सदिश बीजगणितीय का क्या मतलब होता है? जैसे हमने कह दिया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू कह दिया आई कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो हमने कह दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई कैप के साथ आई कैप, जे कैप के साथ जे कैप, के कैप के साथ के कैप। तो ये क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इस तरीके से इसको जोड़ा जा सकता है, इसी तरीके से घटाया भी जा सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय सदिश और दूसरा होता है अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है वे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं और ये कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं, उन्हें ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे विस्थापन है, विस्थापन एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो सकता है और एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करता है, इसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। अगली बात आती है अक्षीय सदिश। इसकी परिभाषा होती है वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, अथवा ये भी हम कह सकते हैं घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं, इसे हम लोग अक्षीय सदिश कहते हैं। जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण। तो आपने देखा होगा कि एक घूर्णन प्रभाव को व्यक्त कर रहा है, तो घूर्णन जब प्रभाव को कोई व्यक्त करे, ऐसा सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करे, उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। अब आ जाता है जैसे कोणीय वेग हो गया, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण। अब आ जाता है सदिश के वर्गीकरण। तो सदिश का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार कैसे किया जाता है? तो पहला तो आ जाता है समान सदिश क्या होता है। तो हम लोग इसको समझते जाते हैं कैसे आता है। तो समान सदिश, इसकी परिभाषा होती है ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण, परिमाण का मतलब लंबाइयां व दिशाएं समान हो, उन्हें समान सदिश कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमने कह दिया वेक्टर ए और ये कह दिया वेक्टर बी। यदि हम इसका परिमाण की बात करें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, ये ए हो गया, और ये मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये बी के बराबर हो गया। तो ए और बी इनकी दिशाएं भी एक और हैं और इनके परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं समान सदिश। लेकिन यदि हम विपरीत सदिश की बात करें, अगला प्रकार होता है विपरीत सदिश। तो विपरीत सदिश का मतलब क्या होता है? तो विपरीत सदिश की परिभाषा होती है ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। इसको हम लोग कैसे समझते हैं? देखिए,
ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसकी दिशा आगे की ओर है, इसकी दिशा आगे से पीछे की ओर है, तो अर्थात इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हैं। यदि हम इसके परिमाण की बात करें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए है, मॉड ऑफ वेक्टर बी ये बी है। यदि हम इन सब की बात करें तो ए बराबर यदि बी है तो पहली कंडीशन विपरीत सदिश की ये होती है कि वे समांतर सदिश जिनके परिमाण तो बराबर हैं परंतु दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हों तो उन्हें विपरीत सदिश कहते हैं। तो परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं और दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हैं, तो इसे हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, एक चीज और आपको बता दें कि यदि हम इसी की बात करें तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर बी, ये भी हम लिख सकते हैं। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि इसकी माइनस यह प्रदर्शित करता है कि इसकी दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हैं। अगली बात आ जाती है समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश का मतलब क्या होता है? समरेखीय सदिश का मतलब होता है कि इसकी परिभाषा होती है समान अथवा असमान परिमाण के वे सदिश जो परस्पर समांतर हो समरेखीय सदिश कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने कह दिया ये हमने वेक्टर ए खींचा, ये वेक्टर बी खींचा, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये दोनों एक दूसरे से समांतर हो, पहली इसकी कंडीशन है। यदि कोई असमान असमान भी है, मतलब वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर बी इस तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये असमान है, तो लेकिन ये एक दूसरे के समांतर हो, तो एक दूसरे के समांतर हो, असमान हो चाहे समान हो, उसे हम लोग बोलते हैं समरेखीय सदिश। फिर आ जाता है सह प्रारंभिक सदिश। तो सह प्रारंभिक सदिश का मतलब क्या होता है? तो इसकी परिभाषा होती है कि वे सभी सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। जैसे हमने देखा इस चित्र में देख रहे हैं कि ये वेक्टर आई दे रखा है, इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है, वेक्टर जे का भी प्रारंभिक बिंदु यही है, वेक्टर के का भी प्रारंभिक बिंदु यही है। अर्थात इसकी परिभाषा ये होगी कि वे सभी सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो उसे सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। अगली बात आ जाती है सहसमतलीय सदिश। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है वे सभी सदिश जो एक ही तल में स्थित हों उसे सहसमतलीय सदिश कहते हैं। तल का मतलब क्या होता है? तल का मतलब अक्षों से देख लीजिए। मान लीजिए ये हमने आई वेक्टर आई खींचा, हमने फिर वेक्टर जे खींचा, हमने वेक्टर के खींचा, मतलब वेक्टर के, वेक्टर आई, वेक्टर जे सब खींचा, इसका तल एक ही हो। यदि तल इसका बदल दिया जाए तो वह सहसमतलीय सदिश नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा निकल के आती है कि वे सभी सदिश जिनका तल एक ही हो उसे सहसमतलीय सदिश कहते हैं। अगली बात आ जाती है एकांक अथवा मात्रक सदिश। इसकी परिभाषा होती है कि वह सदिश जिसका परिमाण इकाई अर्थात एक हो उसे हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। आमतौर पे इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर ए कैप, मतलब ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, या हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन ए। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब एकांक सदिश हो गया। इसी को हम लोग मात्रक सदिश भी कहते हैं। अगली बात आ जाती है लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश का मतलब क्या होता है? आपको बता दें कि जब भी हम कभी भी लंबकोणीय शब्द प्रयोग करते हैं तो लंबकोणीय का मतलब होता है कि इसको हम लोग देखते हैं, जैसे ये तीन अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। इसका कंपोनेंट आई कैप है, इसका कंपोनेंट जे कैप है, इसका कंपोनेंट के कैप। तो लंबकोणीय अक्षों में यदि आई कैप की बात करें तो मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1, ऐसा होगा तो उसे लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। अर्थात हम लोग
ऐसा कह भी सकते हैं कि यदि हम इस चित्र की बात करें, इस चित्र की, तो यह लंबकोणीय एकांक सदिश को ही व्यक्त करता है, क्योंकि इन सब की जो इन सब के बीच में जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वह 90 अंश का बन रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है वो ये है कि आई कैप का जो कंपोनेंट, आई कैप का जो मॉड है, मॉड ऑफ आई कैप, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, मॉड ऑफ जे कैप की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वह लंबकोणीय एकांक सदिश है। अगली बात आ जाती है शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होता है कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने कह दिया कि परिमाण शून्य का मतलब यही हमने कह दिया, मान लीजिए कि जैसे हमने कह दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, तो ये 0 वेक्टर होगा, मतलब शून्य सदिश होगा। यदि हमने कह दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, मतलब यह शून्य सदिश को प्रदर्शित करता है। आमतौर पर शून्य सदिश को 0 वेक्टर भी बोलते हैं और इस तरीके से निरूपित भी करते हैं। एक चीज बता दें आपको कि इसके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण ये होता है कि शून्य सदिश के साथ में, तो प्रॉपर्टीज इसकी देख लीजिए, प्रॉपर्टीज, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी हम कभी भी किसी भी वेक्टर के साथ में 0 वेक्टर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका मान उस वेक्टर के बराबर होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 0 वेक्टर के साथ उस वेक्टर को जोड़ें तो उसका मान वही वेक्टर प्राप्त होता है। इसके अलावा बता दें दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि शून्य सदिश को किसी परिमित संख्या से गुणा कर दें, अर्थात कि यदि हम 0 वेक्टर के साथ में m का गुणा कर दिया या फिर m के साथ में 0 वेक्टर का गुणा कर दिया, तो इसका मान हर समय 0 वेक्टर ही आता है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी सदिश के साथ 0 वेक्टर को जोड़ते हैं या 0 वेक्टर के साथ किसी वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका मान वेक्टर के बराबर आता है। दूसरी प्रॉपर्टी यह होती है कि शून्य सदिश को किसी परिमित संख्या से गुणा करेंगे, मतलब शून्य वेक्टर को किसी परिमित संख्या से गुणा करेंगे तो, या फिर हम कह सकते हैं कि परिमित संख्या को शून्य वेक्टर के साथ गुणा करेंगे तो उसका मान भी शून्य वेक्टर आता है। इसके अलावा तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात यह आती है कि किसी परिमित सदिश, ये परिमित संख्या है और परिमित सदिश का मतलब क्या है कि 0 वेक्टर को किसी परिमित संख्या, परिमित सदिश से, 0 वेक्टर को परिमित सदिश से गुणा करेंगे तो उसका मान भी 0 वेक्टर ही आता है। नेक्स्ट है, कहा जाता है नियत सदिश। क्या होता है नियत सदिश? नियत सदिश, इसको हम लोग आमतौर पे स्थानांतरीय सदिश कहते हैं, स्थानीय सदिश भी कहते हैं, स्थानीय सदिश भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो स्थानीय सदिश की परिभाषा होती है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत हो। तो ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत हो उसे नियत सदिश कहते हैं, उसे नियत सदिश कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मुक्त सदिश। मुक्त सदिश की परिभाषा क्या होती है? इसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो वे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत ना हो तथा जिसके प्रारंभिक बिंदु को उसी रेखा पर स्थित किसी अन्य बिंदु द्वारा विस्थापित करने पर सदिश पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसे हम लोग मुक्त सदिश कहते हैं। अर्थात हम लोग देखते हैं ना, मुक्त कोई भी स्थिति जो होती है, मतलब प्रारंभिक बिंदु उसका नियत ना हो लेकिन उसके बिहेवियर में कोई प्रभाव ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं मुक्त सदिश। अब जो आती है महत्वपूर्ण बात, वो है सदिशों का जोड़ना। तो सदिशों को जोड़ने की कई विधियां होती हैं। हम लोग पहली देखते हैं त्रिभुज विधि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। त्रिभुज विधि
हम लोग इसको समझते हैं तो समझने के साथ ही साथ हम लोगों को आसानी से आ भी जाएगा। इसका लैंग्वेज फॉर्म बहुत इजी है। तो देखिए, सर्वप्रथम वेक्टर ए खींचते हैं। त्रिभुज विधि में सर्वप्रथम वेक्टर ए खींचते हैं, वेक्टर ए को आगे बढ़ाते हुए वेक्टर बी खींचते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अंत में वेक्टर बी के अग्र सिरे से वेक्टर ए के पश्च सिरे को जोड़ते हैं। यही इन दोनों वेक्टर का परिणामी वेक्टर आता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहां से परिभाषा इसकी क्या निकल के आएगी त्रिभुज विधि की? सर्वप्रथम वेक्टर ए खींचते हैं, वेक्टर ए के अग्र सिरे को बढ़ाते हुए वेक्टर बी खींचते हैं। अंत में वेक्टर बी के अग्र सिरे से वेक्टर ए के पश्च सिरे को जोड़ देते हैं। यही इन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। त्रिभुज विधि में आपको बता दें कि इसको ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत दो सदिशों का परिमाण एवं दिशा त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित है, तो परिणामी सदिश मतलब परिणामी मतलब इन दोनों सदिशों का योग वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर एवं दिशा में विपरीत होता है। तो इसके लिए आपको एक चीज और बता दें कि यदि इसका प्रोसीजर पूछा जाए कैसे बनता है, किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो सर्वप्रथम वेक्टर ए खींचते हैं, वेक्टर ए के अग्र सिरे को बढ़ाते हुए वेक्टर बी खींचते हैं, वेक्टर बी के अग्र सिरे से वेक्टर ए के पश्च सिरे को जोड़ते हैं। तो जो वेक्टर प्राप्त होता है वह इन दोनों वेक्टर का परिणामी वेक्टर होता है। या इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए, पहले तो वेक्टर ए खींचेंगे, वेक्टर ए के हेड को आगे बढ़ाते हुए वेक्टर बी खींचते हैं, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के टेल को जोड़ते हैं। तो ये जो दोनों का वेक्टर आता है, ये जो वेक्टर आता है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि दो सदिशों का जो योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि जब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करें या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करें, इन सब का जो टोटल होता है वो बराबर होता है। ये क्रम विनिमय नियम होता है। तो आमतौर पे एक शब्द आ जाता है गणितीय विधि क्या होती है, तो इसकी गणितीय विधि भी होती है कि कैसे गणितीय विधि द्वारा हम रिजल्टेंट वेक्टर को निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के परिमाण को निकालते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। तो एक हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है कि एक सदिश वेक्टर p का परिमाण 3 है, दूसरे वेक्टर का परिमाण 8 है, तो 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। अर्थात इसका मतलब क्या है कि p वेक्टर का परिमाण मतलब मॉड ऑफ वेक्टर p, इसको हम p लिखेंगे, इसका मान 3 है। और जब हम बात करें q की, तो इसका मतलब q का मतलब है कि मॉड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू q हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 8 यूनिट। अब हमसे कह रहा है सवाल में, तो यहां से क्या आ जाएगा कि मॉड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू p हो गया, ये 3 आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू q, ये 8 आ गया। यदि हम बात करें 2p वेक्टर प्लस वेक्टर q, इसकी वैल्यू की बात करें, तो आपको बता दें इसकी वैल्यू हमें निकालते समय दो तीन बातों को ध्यान में भी रखना है। जब हम बात करें टू, इसके अलग अलग परिमाण की बात करें, तो परिमाण की बात कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q। तो ये इसका मतलब क्या आ जाएगा, यदि हम इसकी बात करें केवल, तो ये आ जाएगा 2p प्लस q। तो इसका मान क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 8, तो ये 6 प्लस 8 आ गया। यदि हम इसको चित्र के हिसाब से समझते हैं, तो चित्र के हिसाब से कह रहा है कि हमसे प्रश्न में यही कह रहा है कि p वेक्टर है, इसका मान दे रखा है, p वेक्टर के परिमाण का मान 3 दे रखा है। अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं कि p वेक्टर
यदि हम वेक्टर p की बात करें तो वो भी 3 दे रखा है। यदि हम 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 6 + 8, या फिर हम इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन के साथ चित्र के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर p खींच दिया, इसको आगे बढ़ाते हुए वेक्टर q खींच दिया, इसको और इसको जोड़ दिया। तो आपको बता दें कि हमसे वेक्टर p की वैल्यू 3 दे रखी है, इसके मैग्नीट्यूड की, और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 8 दे रखी है। यदि हम 2p वेक्टर की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और वेक्टर q की वैल्यू 8 हो जाएगी। यदि हमें 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर के परिमाण की बात करें तो परिमाण का मतलब क्या हो जाएगा, √2p का कंपोनेंट का होल स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 36 + 64, ये आ जाएगा √100, ये आ जाएगा 10, यही आएगा इसका आंसर।